अतिथि देवो भव। हम अपने मेहमानों को देवता की तरह मानते हैं। अच्छा, कभी अगर आपको मौका मिले किसी ऐसे के मेहमान बनने का जो कि इंसान है ही नहीं, क्या आप बनेंगे? आज हम लोग एक ऐसे के ही मेहमान बन के जा रहे हैं जिसके हाथ कई सारे लोगों के खून से रंगा है। मेरा मतलब उसके दांत खून से रंगे हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रेत आत्माओं की पुकार, पहला पड़ाव। म्यूनिख से जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब आसमान की हालत ठीक ठाक ही थी। चारों तरफ धूप चमक रही थी और साथ में गर्मी की मौसम का स्वाद अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। होटल के मालिक से विदाई लेते वक्त वो मेरे घोड़ा गाड़ी के पास आए और मुझसे कहा, आपकी यात्रा शुभ हो। और उसके बाद गाड़ी के कोचवान से कहा, याद है ना आज कौन सी रात है? कोचवान ने मुंडी हिलाकर सहमति जताई। होटल के मालिक हेर डेलब्रुक कोचवान से एक आखिरी बात बोली, चारों तरफ धूप चमक रही है, लेकिन साथ में उत्तर की दिशा से ठंडी हवाएं भी बह रही है। मतलब तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। उसके बाद कोचवान ने जर्मन भाषा में कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। इसके बाद कोचवान ने और देर नहीं की, अपनी टोपी को ठीक करके तेजी से गाड़ी दौड़ा दी और थोड़ी वक्त में हमारी गाड़ी शहर की सीमा से बाहर चली गई। कुछ दूर आगे बढ़ के मैंने कोचवान से गाड़ी को रोकने के लिए कहा। कोचवान ने गाड़ी रोकी। मैंने उससे सवाल पूछा, अच्छा भाई, आज की रात इतनी खास क्यों है? मेरी बात सुनकर उस कोचवान ने अपने छाती में क्रॉस बनाने लगा और साथ में उसके चेहरे में एक डर का मंजर झलक उठा। उसने मुझसे बस इतना कहा, हाँ, आज की रात भल गर्गिस की रात है। ये कहने के बाद उसने फटाक से अपने जेब से बड़ी सी एक घड़ी निकाली और हिसाब करने लगा कि मुझसे बात करते वक्त उसका कितना समय बर्बाद हुआ। और इस बार उसने पहले से भी ज्यादा रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी ताकि जितना समय जाया गया है उसकी भरपाई की जा सके। गाड़ी में जो घोड़े लगे हुए थे वो दौड़ तो रहे थे, लेकिन कभी कभी आसमान की तरफ देखकर पता नहीं आने वाले किसी खतरे का आभास पा रहे थे और अपना सर अजीब तरीके से हिलाए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते मुझे थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि हम शहर की सीमा से बहुत दूर आ चुके थे और आसपास इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक पूरी तरह से वीरान इलाका। मैं पूरी तरह से सचेत होकर बैठा था और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाए जा रहा था। उत्तर की तरफ से जो हवाएं बह रही थी वो और भी तेज होने लगी थी। चलते चलते सड़क के किनारे मुझे एक पतली सी सड़क दिखी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते से शायद कोई नहीं जाता और वो सड़क इधर उधर मुड़कर घने जंगल के अंदर जा रही थी। पता नहीं क्यों पर ये सड़क मुझे बहुत आकर्षक लग रही थी। मैंने फिर से कोचवान को गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस बार वो थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन क्या करे, उसे रोकना ही पड़ा। मैंने फिर से उससे पूछा, अच्छा ये सड़क कहाँ जाती है? मेरा बहुत मन कर रहा है, एक बार इस तरफ जाओ। कोचवान फिर से अपने सीने में क्रॉस बनाने लगा।
और उस तरफ ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगा। उसकी बातें सुनकर उस रास्ते में जाने के लिए मेरा दिल और भी पहले से ज्यादा छटपटाने लगा और मैं और भी तरह तरह के सवाल पूछने लगा। मैं देख रहा था कि कोचवान के चेहरे पे डर फिर से छलकने लगा था और वो भी पहले से ज्यादा। वो बार बार अपने छाती में क्रॉस बनाए जा रहा था और मुझसे बार बार अनुरोध कर रहा था ताकि मैं उस रास्ते में ना जाऊं, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से एक पैर भी इधर उधर नहीं हिलाया। मैंने इस बार कहा, अच्छा ठीक है, तुम उस रास्ते में क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे ये जानना है। घबराओ मत, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर है क्या वहां पर। इस बार कोचवान गाड़ी से नीचे उतरा। जर्मन और इंग्लिश भाषा को मिलाकर मुझसे बस इतना कहने लगा कि मैं उस तरफ ना जाऊं, क्योंकि आज की रात वल्गर्गिस की रात है और किसी भी वक्त मुझ पर मुसीबत आ सकती है। ये बात कहते कहते वो लगातार अपने छाती पे क्रॉस बनाए जा रहा था और इस बार मैंने देखा कि डर से उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसी वक्त गाड़ी में जो घोड़े बंधे हुए थे वो आसमान की तरफ देखकर आने वाले किसी खतरे के संकेत को समझकर बहुत ही चंचल होने लगे और घोड़ों की इस हरकत को देखकर कोचवान का चेहरा किसी सफेद कागज की तरह सफेद हो गया था। वो डर से इधर उधर देखने लगा। घोड़ों को पकड़कर 50 फीट की दूरी पर ले जाके खड़ा हो गया, लेकिन मैं बहुत ही हैरान हो गया घोड़ों की इस हरकत से और मैंने कोचवान से पूछा कि आखिर घोड़े ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कोचवान ने फिर से अपने छाती पर क्रॉस बनाया और थोड़ी सी दूर में एक कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, वो जो कब्र देख रहे हैं, उस कब्र के नीचे जो सोए हुए हैं, उन्होंने यहीं पर आत्महत्या की थी। अब मुझे समझ में आया। पुराने जमाने में एक कहावत थी, जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों को चौरास्ते में दफनाया जाता है। लगता है यहाँ के आदिवासी आज भी ये प्रथा अच्छी तरह से मानते हैं। हम लोगों की बातें चल ही रही थी, तभी मुझे सुनाई दिया दूर से बहुत सारे भेड़िए एक साथ आवाज कर रहे हैं और ये आवाज सुनकर वो घोड़े और भी चंचल होने लगे। उनको शांत करने में कोचवान को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। अरे भाई, ये तो समय नहीं है इन भेड़ियों के बाहर आने का। घोड़े शांत तो हुए, लेकिन आसमान में काले बादल छा गए थे और सूरज पूरी तरह से ढक चुका था। चारों तरफ से ठंडी हवाएं बहने लगी थी। कुछ देर बाद आसमान में फिर से सूरज दिखा। लगता है बहुत जल्द बर्फबारी होने वाली है। उसने फिर से अपनी घड़ी निकाली और घड़ी को देखकर वो भी चंचल हो उठा। झट से वो गाड़ी में चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं गाड़ी में नहीं चढ़ रहा था। बस उस सड़क की तरफ देखकर एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। उसने कहा, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक है। और उसके बाद मैंने फिर से सवाल पूछा, क्यों खतरनाक है? क्या है यहाँ पर? ये उस तरफ के गांव की बात है। ओह अच्छा, मतलब उस तरफ एक गांव है? नहीं, गांव था पहले, अब वहां पर कुछ नहीं है। वहां अभी कोई नहीं रहता। उसने जर्मन और इंग्लिश भाषा को मिलाकर उस गांव के बारे में जो कहा, उसमें मुझे बस इतना ही समझ में आया। बहुत साल पहले उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन
किसी अनजान वजह से वो सब एक दिन मारे गए। मारे जाने पर उन सबको अपने अपने जमीन में दफनाया गया। एक दो दिन बाद ही उनके हर एक की कब्र के नीचे से आवाजें आने लगी। उस गांव में जितने लोग जीवित थे, इन लोगों ने सारे के सारे कब्र खोदे और पाया कि हर एक की लाश में एक बात साधारण थी, और वो है इन सब के होठों में ताजा लाल रंग लगा हुआ था। ये सब देख वहां के जितने भी लोग थे वो सब डर गए और जितनी जल्दी हो सके वो गांव खाली कर दी। और देखते ही देखते वो गांव पूरी तरह से प्रेत आत्माओं के चपेट में आ गई। ये घटना बताते बताते मैंने देखा कि वो डर से थर थर कांप रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था और डर के मारे वो चारों तरफ देख रहा था। इस बार वो और रह नहीं पाया। उसने लगभग चीख के मुझसे निवेदन किया कि मैं जल्द से जल्द गाड़ी में चढ़ूं, क्योंकि आज फलगर्सिस की रात है। किसी भी वक्त ये सारी बुरी आत्माएं उनके ऊपर झपट पड़ेंगी। लेकिन मैंने कोचवान की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे रगों में अंग्रेज का खून दौड़ रहा था। और मैंने कहा, तुम डर सकते हो, लेकिन मुझे डर नहीं लगता और लगेगा भी नहीं। तुम लौटना चाहते हो तो लौट जाओ। मैं वलगर्सिस की इस रात का अकेला सामना करूंगा। मेरा ये प्रस्ताव सुनकर कोचवान को एक बड़ी राहत की सांस मिली। उसने और एक पल भी वक्त जाया नहीं किया। जल्द से जल्द अपनी गाड़ी लेकर उल्टी तरफ रवाना हो गया और साथ में मुझे शुक्रिया भी कहा। कुछ देर तक मैं उस दूर चली जाती हुई गाड़ी की तरफ देखता रहा और मन ही मन में सोचता रहा कि बेचारा कोचवान अंधविश्वास से घिरा हुआ इंसान है। सोचकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई और साथ में थोड़ा दया भी आई उस पर। खैर, मेरी इच्छा तो पूरी हो रही थी। मैं बहुत ही मजे से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे मैं आसपास के इलाके में घूम घूम कर देखने लगा। कोई भी जीवित प्राणी का चिन्ह तक नहीं था। अब चलते चलते मैं बहुत थक गया था। जरूरत थी थोड़े से आराम की। तभी मेरे नजर में आई आसमान फिर से बादलों से ढकता जा रहा था। तूफान आने वाला है। इसके पहले से ही मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। किसी भी तरह सर ढकने के लिए एक जगह चाहिए ताकि मैं इस तूफान से बच सकूं और खुद को थोड़ा गर्म कर सकूं। मैं चलता जा रहा था। मेरे हाथ में एक छड़ी थी। चलते चलते मुझे समझ में नहीं आ रहा था सूरज आसमान में है या ढल चुका है। और तभी बर्फबारी शुरू हो गई और साथ में तेज तूफान। ऐसे हालत में एक सर छुपाने की जगह की मुझे बड़ी कमी महसूस होने लगी। जितनी जल्दी हो सके मैं जंगल के अंदर चला गया। देखते ही देखते आसमान में जितने में बादल थे वो और भी घने होते गए और उसी के साथ तालमेल रखकर तूफान की तेजी भी बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में जिस रास्ते से मैं आया था वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में तूफान की रफ्तार और भी बढ़ गई और साथ में आसमान में झलकने लगी बिजलियां। कोई रास्ता ना देखकर इस बार मैंने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते एक बड़े से पेड़ के तले लंबी लंबी झाड़ियां थी, उसी के नीचे अपने आप को छिपा लिया। चारों तरफ से आ रही थी हवा की आवाज और साथ में मैंने ये भी देखा कि आसपास के जितने भी पेड़ थे वो सब एक साथ
लपेटे हुए हवा में इधर से उधर जा रहे थे। काफी देर तक तूफान की भयानक नृत्य देखने के बाद आखिरकार उसकी रफ्तार कम हुई, लेकिन बादलों की गरजने की आवाज तभी भी आ रही थी। और उस वक्त कभी कभी आसमान से चांद की एक छोटी सी झलक दिखाई दे रही थी। और उसी रोशनी में मैंने पाया कि मैं इस वक्त जंगल के आखिरी सीमा में खड़ा हूँ। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में बर्फबारी भी बंद हो गई। मकसद मेरा सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह रात को सर छिपाने के लिए एक जगह मिल जाए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि कोचवान के कहे मुताबिक मेरे ही खड़ा था वही पुराना मीरान गांव। सामने मुझे एक बड़ा सा घर दिखा और उसको देखकर मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। आखिरकार रात को सर छिपाने के लिए एक जगह तो मिल गई। मेरी थकान भी थोड़ी सी कम हो गई। मैं जल्द से जल्द उस घर की तरफ बढ़ने लगा। घर के पास आकर मैंने देखा वो घर लंबी दीवार से घिरी हुई थी, लेकिन आसपास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने उस दीवार को अपनी दाहिनी तरफ रखकर उसी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया और मैं उसी रास्ते से अंदर चला गया। और तभी आसमान में जो चांद चमक रही थी उसको फिर से बादलों ने ढक दिया और चारों तरफ फिर से घने अंधेरे ने ढक लिया। मैं किसी भी तरह उस घने अंधेरे में इधर उधर हाथ मार के अंदर पहुंचने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर बाद फिर से चांद की रोशनी वापस आई और उसी रोशनी में मैंने देखा कि मैं इस वक्त एक कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हूँ और मेरे सामने है एक बड़ा सा सुंदर सा दिखने वाला कब्र, जिसका ढक्कन सुंदर एक पत्थर से बना हुआ था। और उसकी तरफ नजर पड़ते ही पता नहीं कहां से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आके लगी और साथ में दूर से बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। पता नहीं उस कब्र में ऐसा क्या था, लेकिन वो मुझे काफी आकर्षक लग रहा था। मैं थोड़ी देर उसके चारों तरफ घूम घूम के देखने लगा और उसी बीच मेरी नजर पड़ी वहां पर लिखी हुई लिखावट पर, स्टायरियर ग्रात्स की काउंटेस डॉलिंगेन, मौत की तारीख 1801 साल। लेकिन एक अजीब सी चीज थी, वो जो कब्र का ढक्कन था उसकी एक तरफ एक बड़ा सा एक लोहे का भाला गड़ा हुआ था। अजीब बात है, मैंने उस भाले को अच्छी तरह से परखा और उसमें जर्मन भाषा में लिखा हुआ था कि मुर्दे बहुत तेजी से चलते हैं। इस बार मैंने अपनी नजर घुमाई। ये कब्रिस्तान बहुत ही पुराना था और इसकी जो हालत थी वो और भी भयानक थी, इतनी कि इसको देख के ही मैं डर से थर थर कांपने लगा था और मेरा सर घूमने लगा था। बेहोश भी हो जाता तो भी कोई अजीब बात नहीं होती। और तब मुझे थोड़ा सा पछतावा भी होने लगा कि काश मैंने कोचवान की बात सुन ली होती तो शायद इस झमेले में नहीं पड़ना पड़ता। तभी मुझे याद आया कि होटल के मालिक ने कहा था कि आज भल गर्सिस की रात है और साथ में ये भी याद आई कि यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि वल गर्सिस की रात एक ऐसी रात है जब कब्रिस्तान के अंदर से सारी की सारी प्रेतात्माएं जाग उठती है, कब्रिस्तान के आसपास घूमती है और उनके सामने जो भी आता है उसकी खैर नहीं। लेकिन ये बात याद आते ही थोड़ी देर में मुझे ये भी महसूस होता है कि फिलोसफी, धर्म, इन सबको अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद आज मैं अंधविश्वास से घिरने लगा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। मेरे अंदर
ये तूफान चल ही रही थी कि तब फिर से बाहर तूफान शुरू हुई और देखते ही देखते उस तूफान ने मुझे जकड़ लिया। मेरे पैरों तले जमीन कांपने लगी। ऐसा लगने लगा कि कई 100 प्रेत आत्माएं एक साथ मेरे चारों तरफ घूम रही है। और उसके बाद फिर से शुरू हुई बर्फबारी और इस बार बड़े बड़े पत्थर के गोले आसमान से गिरने लगे और इसकी वजह से आसपास के पेड़ की जितनी भी टहनियां थी वो एक के बाद एक आवाज करके टूट रही थी। इस बर्फबारी से बचने के लिए मैंने सामने ही एक बड़ा सा ब्रोंज से बना हुआ दरवाजा देखा। मैं जाकर उस दरवाजे के साथ लगभग चिपक गया और अपने आप को उस खतरनाक बर्फबारी से बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसे खड़े रहना आसान नहीं है। मैंने उस दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा धक्का देते ही वो अपने आप ही खुल गया और मुझे पता चल गया कि अंदर जरूर कोई कब्र रखी है। अब सामने हो रही थी बर्फबारी और पीछे थी कब्र। जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उस कमरे के अंदर जाया जाए। मैंने और देर नहीं की, उस दरवाजे के अंदर चला गया और अंदर जाते ही आसमान में कई सारे बिजली एक साथ कड़क उठे। उसके अंदर पहुंचकर मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत सोई हुई थी, जिसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो ये मर चुकी है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल रंग के खून से ढका हुआ था। और तभी एक जोर से बिजली कड़क उठी और तभी किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़कर उस कब्र से दूर फेंक दिया और मैं उस तूफान के बीच में जाके गिरा। आखिर उस पुराने कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे लोग इतना डरते हैं? क्या है ये वल्गर्जिस की रात और आखिर क्या होता है इस रात में? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे प्रेत आत्माओं की पुकार दूसरे पड़ाव में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।